हमने अपनी आंखों से अपने विश्वविद्यालयों को गाय गोबर गौमूत्र में जाते देखा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि ये किताब लिखकर लोगों को बताएं। प्रोफेसर तो बहुत होंगे ना, लेकिन आप भी अगर जान कि नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा फूले अंबेडकर, और मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, और 13 उसी के 10 कदम पर एक कॉलेज है जिसमें गौशाला बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। मतलब जहां देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में रिसर्च होना चाहिए ना, वहां गोबर और गौशाला की बात हो रही है। तब इसमें एक चैप्टर देखा कि बीएचयू का एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल अपने कैंपस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम बीएचयू कैंपस में गोबर से विज्ञान ढूंढ करके उससे खाद और उससे औषधि बनाने का काम करेंगे। तो उसने डीयू वालों को लेटर भेजा कि तुम जो अपने डिग्री कॉलेज में गौशाला बना रहे हो उससे गोबर सप्लाई करना बीएचयू। बाद में पता चला कि नहीं, सप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि डीयू ही अब ज्यादा गोबर जरूरत है उसको, इसलिए बाहर गोबर नहीं भेज पाएगा। नहीं हुजूर, कैसे मेरे घर का रोटी चूल्हा चलेगा, मुझे नौकरी दे दो। हमने तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये कि आपके सामने खुलेआम आके कहते हैं कि चाहे नौकरी गई या रहे, उनके सामने हमने झुकना कबूल नहीं किया, और आज भी यहां आपके आंख के सामने खड़े कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। सब तरफ सन्नाटा न हो, उस अगली पीढ़ी को एक किताब जरूर मिलेगी कि कोई प्रोफेसर अपनी नौकरी छीने जाने के बाद अपने समाज के बीच में जाकर अपने लोगों से यह आग्रह कर रहा था कि बचा सकते हो तो कलम और किताब को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को बचा लेना। उसके लिए उसने प्रोफेसर की डायरी लिखकर आपको सौंप दी थी। पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पास न पैसा है, हमारे पास न ईवीएम है, हमारे पास न पुलिस प्रशासन है, हमारे पास न बाबा है जो घर में प्रवचन करके वोट उधर देते हैं कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताओ, ये बाबा का काम है? ये सारे बाबा तो उस पार्टी का एजेंट बना हुआ, तो सब कुछ उनके पास है। समाज के एक दिवसीय सेमिनार, बहुजन समाज के सामाजिक संगठन भीम आर्मी, अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, द बुद्धा इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, मिशन 78 कांशीराम बामसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय सेमिनार में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करता हूँ। सबसे पहले मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूं कि मैं दरअसल कल नागपुर में था और बहुत देर से अभी प्रोफेसर साहब को यही बात मैं बता रहा था, वरना हम दोनों एक ही जगह से आए, साथ में आए होते और समय से आ जाते। लेकिन थोड़ा देर होने की वजह यही रही कि 3 बजे मैं घर पहुंचा रात में, और फिर सुबह निकलने में और 1-2 काम में देर हुई। लेकिन चूंकि हमने एक वादा कर रखा था कि हम इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होंगे, और हमारे किसी और के वादे की गारंटी हो न हो, लेकिन अभी हम लोग चूंकि इतने बड़े नहीं हुए कि वादा करें और गारंटी निभाएं ना, इसलिए आज आपके बीच में थोड़ा देर से पहुंच पाए, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और मंच पर बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, सामने सभागार में भी बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी बात रखे होंगे, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जब आयोजक ने फ़ोन किया तो मैं नहीं जानता था कि कौन लोग हैं। बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति फ़ोन करके कहते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, और हम लोगों के सामने खतरा ये भी होता है कि कौन बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन एक जोखिम उठाते हैं केवल इस नाम पर कि अभी कम से कम इस देश में संविधान इतना बचा है और भरोसा बचा है कि अगर कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके बुला रहा है तो वो कोई धोखा देने वाला काम नहीं करेगा, वो अपना वैचारिक साथी ही होगा। इसलिए हम बिना सोचे
इस तरह के आयोजनों में शामिल होते हैं। लेकिन मैं अच्छा होता कि समय से आता और तमाम वरिष्ठ लोग मंच पर हैं। मैं माता जी अभी कविता जब पढ़ रही थी तो उन्होंने एक इशारा कर दिया कि भाई देखो, इन सब चीज़ों में आप ये देख करके कि उम्र देख करके कि हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, जोश कम है, ऐसा कतई नहीं। जोश असल में उम्र का होता भी नहीं, जोश तो विचारों का होता है जो हर उम्र में एक जैसा होता है, जो आपको इस मंच से देखने को मिला होगा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि जो प्रेम और स्नेह आपकी आंखों का है, आपके आशीर्वाद का है, इसके लिए कोई शुक्रिया शब्द कह देना एक औपचारिकता मात्र है, उसे हम वापस भी नहीं कर सकते। लेकिन आयोजक लोगों ने जो सम्मान दिया है आप लोगों का है, इसे बस हिम्मत की तरह अपने साथ ले जाएंगे ताकि जो वैचारिक लड़ाई हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपकी ये सारी चीजें हिम्मत बन के हमारा साथ दें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी एक सज्जन ने हमें किताब दी, इसमें कविता पढ़ना चाहता हूं मैं। यहीं से दो चार बातें कहूंगा, फिर हम सब लोग अपने प्रोफेसर रतन लाल सर को सुनेंगे। मैं जिस विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, अभी भी प्रोफेसर रतन लाल साहब उसी में रह करके ये लड़ाई आगे लड़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मैं तो ठेके पर था, एडहॉक प्रोफेसर था ना, कॉन्ट्रैक्ट पर, 4-4 महीने के लेटर पर, लेकिन प्रोफेसर रतन लाल परमानेंट है। और हम जब एक मंच पर होते हैं तो मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं, और ये सलीका हमें इस विचारधारा से मिला है कि हम लोग उसी विश्वविद्यालय में खड़े होकर जब ये दमदारी से नारा लगाए कि नहीं रहेंगे अब दबकर, बिरसा फूले अंबेडकर, और मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, और 13 पॉइंट रोस्टर जैसी लड़ाई लड़ करके जीते, तो वो वही विश्वविद्यालय था जो एक जमाने में मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ हुआ करता था। और जब हम लोग लड़ रहे थे तो सैकड़ों लोग थे, लेकिन जब हमसे बहुत पहले प्रोफेसर रतन लाल जी जैसे लोग इस विचारधारा की लड़ाई लड़ना शुरू किए तो बहुत थोड़े से लोग थे। फिर भी बिना डरे हमारे पहले जो लड़ाई ऐसे प्रोफेसरों ने लड़ी, उसी का लाभ हम जैसों को मिला कि हम लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक यात्रा है। तथागत बुद्ध ने जो मशाल जलाई वो उनके बाद बुझाने की कोशिश तो बहुत की गई ना। बहुत लोग चाहते थे कि उस वृक्ष को काट दें जिस वृक्ष के नीचे तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये ज्ञान का रास्ता बंद हो जाएगा। कितने मुगालते में वो लोग थे। कुछ लोगों ने यह सोचा कि लाइब्रेरी में आग लगा दो, किताबों को जला दो, जितने लोग भंते बने थे उनको मार डालो, तथागत बुद्ध का विचार खत्म हो जाएगा। लेकिन विचारों की ताकत यह होती है, व्यक्ति मरा करते हैं, विचार नहीं मरा करते। एक देश में रोकने की कोशिश की, दुनिया के कई देशों में तथागत बुद्ध का विचार फैल गया। तो विचार को हिंसा से नहीं रोका जा सकता। काश ये बात आज के जिले इलाही को भी समझ में आ जाती है, जो चाहते हैं कि जेल में डाल देंगे, जो चाहते हैं कि गोली से रोक देंगे, जो चाहते हैं कि केस मुकदमा करके रोक देंगे। मैं क्यों प्रोफेसर रतन लाल से यह बात शुरू कर रहा हूं? मैं कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर था तो मुझे निकाल दिया, नौकरी छीन ली, लेकिन प्रोफेसर रतन लाल को अभी तक प्रमोट नहीं किया। अभी आएंगे, वो अपनी बात भी बताएंगे। मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर 1.5 पन्ने का आर्टिकल लिख करके प्रमोट होकर के प्रोफेसर बन गए, एसोसिएट से प्रोफेसर बन गए। 3 लाख रुपए शायद तनख्वाह है, 1.5 पन्ने। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर है। कुंजी लिख करके लोग प्रिंसिपल बन गए, और जो देश भर में विचारों का प्रोफेसर बना है आज भी उनको प्रमोट नहीं किया, इसलिए ताकि डर जाए। लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दोगे तो बाकी लोग जो देश भर में होंगे वो डर जाएंगे कि अगर विश्वविद्यालय में रह करके आप बोलेंगे तो या तो प्रोफेसर रतन लाल की तरह आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, या तो लक्ष्मण यादव की तरह आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनको लगा था कि नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा,
गिड़गिड़ाने लगेगा कि नहीं हुजूर, कैसे मेरे घर का रोटी चूल्हा चलेगा, मुझे नौकरी दे दो। हमने तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। भाई एक बात बताओ, नौकरी छोड़ दी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। हम इतिहास क्यों याद करते हैं? क्योंकि इतिहास से हमको ताकत मिलती है। बुरा वक्त कभी इतना बुरा हो ही नहीं सकता कि उससे बुरा ना हो, और बुरा वक्त इतना बुरा भी नहीं होता कि वो बुरा वक्त खत्म भी ना हो। बाबा साहब अंबेडकर पढ़ने गए। मैं जब सीखता हूं, एक ओबीसी घर के लोगों को तो समझाने ही नहीं दिया गया। अभी जब दिनेश जी बोल रहे थे यहां खड़े होकर, मैं और लोगों को नहीं सुन पाया, लेकिन विचारधारा की लड़ाई कैसे लड़कर आगे बढ़ाई जाती है। आज जब ऐसे ओबीसी घरों के लोग इतनी शिद्दत से बहुजन विचारधारा को याद कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि प्रोफेसर रतनलाल बार बार कहते हैं कि यह घटना नहीं संकेत है। मैंने एक किताब लिखी है, उसमें प्रोफेसर रतनलाल के इस वाक्य को भी लिखा है कि यह घटना नहीं संकेत है। नाम चूंकि सबके बदल दिए, क्योंकि किताब है ना, लिखित दस्तावेज है, तो हम कॉलेज का नाम वही नहीं रख सकते थे, हम लोगों का नाम। वरना मैं तो नाम लिख लिख कर बताता कि 1.5 पन्ने वाला प्रोफेसर कौन बन गया है, और 1,500 पन्ने लिख करके भी कोई एसोसिएट प्रोफेसर बना बैठा है। इसके पीछे का जनेऊ कनेक्शन क्या है, इसमें भी एक जनेऊ लीला वाला चैप्टर लिखा हुआ है। तो जो सोचते थे कि डर जाएगा बोलेगा नहीं, उनको भरम था। हमने किताब लिख दी कि अब कोई पढ़ना चाहेगा तो प्रोफेसर की डायरी पढ़ कर देखेगा कि इन विश्वविद्यालयों को कैसे आरएसएस के अड्डे में तब्दील कर दिया गया। और हमारी एक साथी है डॉक्टर रितु सिंह, वो अभी भी आंदोलन कर रही है। थोड़ा हमारे निकालने में और उसके निकालने में एक फर्क था। मुझे एक प्रक्रिया का पालन करके इंटरव्यू लेकर के बाहर कर दिया। उन्होंने नियम ही ऐसा बनाया है कि जिसका मन करेगा उसको रखेंगे। लेकिन डॉक्टर रितु सिंह को जातिवादी आरोप लगाकर, जातिवाद का शिकार करके, झूठे बच्चों से कंप्लेन करा करके, साजिश करके उसे नौकरी से निकाल दिया गया, और वो आज भी लड़ रही है। तब मैंने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा है, गोबर गौशाला और डॉक्टर नीतू सिंह का आंदोलन। नाम बदलना पड़ा है क्योंकि मैं सीधे नाम अपनी किताब में नहीं लिख सकता। तो क्या है, विश्वविद्यालय आज देश के कहां पहुंचे हैं? जहां डॉक्टर रितु सिंह आंदोलन कर रही है, उसी के 10 कदम पर एक कॉलेज है जिसमें गौशाला बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। मतलब जहां देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में रिसर्च होना चाहिए ना, वहां गोबर और गौशाला की बात हो रही। तब इसमें एक चैप्टर देखा कि बीएचयू का एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल अपने कैंपस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम बीएचयू कैंपस में गोबर से विज्ञान ढूंढ करके उससे खाद और उससे औषधि बनाने का काम करेंगे। तो उसने डीयू वालों को लेटर भेजा कि तुम जो अपने डिग्री कॉलेज में गौशाला बना रहे हो, उससे गोबर सप्लाई करना बीएचयू। बाद में पता चला कि नहीं, सप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि डीयू ही अब ज्यादा गोबर जरूरत है उसको, इसलिए बाहर गोबर नहीं भेज पाएगा। हमने अपनी आंखों से अपने विश्वविद्यालयों को गाय, गोबर, गौमूत्र में जाते देखा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि ये किताब लिखकर लोगों को बताएं। प्रोफेसर तो बहुत होंगे ना, लेकिन आप भी अगर जानते होंगे किसी प्रोफेसर का नाम, तो वो प्रोफेसर रतनलाल का नाम जानते होंगे, क्योंकि वो केवल नौकरी करके, प्रोफेसर रतनलाल कहते हैं कि पेट पूजवा लोग हैं। पेट पूजवा, हमने बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से। तो पेट पालने का काम तो बहुत लोगों ने किया, और जिस मान्यवर कांशीराम का इस आयोजन समिति में एक संगठन बना हुआ है, उन्होंने एक नारा दिया था, पे बैक टू सोसाइटी। आज तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर, कुछ एक वाइस चांसलर भी होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, उनको देश में कोई नहीं जानता, लेकिन प्रोफेसर रतनलाल को लोग जानते हैं। और एक प्रोफेसर जिसकी नौकरी छीन ली, उसको नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। मतलब मैं एक बात बस कहना चाह रहा हूं, और अपने लोगों को यह कहना चाह रहा हूं, हमारे बहुत सारे साथियों ने जाकर शाखा ज्वाइन की। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, ये इस बात की तस्दीक करेंगे। शाखा ज्वाइन की, वहां जाकर के कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं।
और उनको नौकरी मिल गई, परमानेंट हो गए, वो प्रोफेसर बन गए, वाइस चांसलर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिना नौकरी के भी इतना आंख में हमारे खुददारी बची है कि आपके सामने खुलेआम आके कहते हैं कि चाहे नौकरी गई या रहे, उनके सामने हमने झुकना कबूल नहीं किया और आज भी यहां आपके आंख के सामने खड़े। अगर मैं झुक जाता तो यहां खड़े होकर बाबा साहब पर लंबी लंबी फेंकने, भाषण देने नहीं आ पाता। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग जोर से जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं और वहां जाके कहते हैं कि हुजूर अब की अगर हमको एक कमेटी में रख लेते तो हम भी बाहर जाकर के जोर से धर्म का नारा लगाएंगे। बाबा साहब को किसने धोखा दिया? अपने लोगों ने भी तो धोखा दिया। जो दुश्मन वैचारिक है वो तो जो काम कर रहा है वो तो आपके सामने। इसलिए मैं सबसे पहले आज बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। हम प्रोफेसर रतनलाल जो मुझसे बातें रहेंगी वो बोलेंगे और एक दिशा दिखाएंगे। मैं 2-3 बातें ही करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आप हमारी सुनते ही रहते हैं यूट्यूब पर। आज आप इतने वरिष्ठ लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ लोग होंगे। मैं इसीलिए जब माता जी के जिक्र कर रहा था तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे मंचों पर कई बार संकोच होता है, एक हिचक होती है कि जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज्यादा उम्र जिन लोगों ने संघर्षों में खपा दिया वो मंच पर बैठे होते हैं, सामने बैठे होते हैं। इसलिए उनके सामने हम कौन सी नई बात ऐसी कह देंगे जो आज तक नहीं कही गई, या मेरे पास कौन सी ऐसी नई बात है जो बाबा साहब ने नहीं कहा हो, मानवर कांशीराम ने नहीं कहा हो। वो बातें ऑलरेडी कही गई हैं। इस कार्यक्रम का मकसद यह होता है कि हम आपसे हिम्मत लें और आप हमसे थोड़ी हिम्मत लें, और जब इस कार्यक्रम के बाद अपने इलाकों में वापस लौटें तो इस मिशन के कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इससे ज्यादा इस कार्यक्रम का कोई मकसद नहीं होता। अगर आप हमें यह कह के सुनने आए हैं तो यह आपका बड़प्पन है कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं। नहीं साहब, हम सब एक दूसरे से कुछ सीखने आए हैं। हम सीखना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। हम सीखना और जानना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़े होना हमारे समाज की जिम्मेदारी है, और समाज खड़ा हुआ। मैं फिर से अपने ही संदर्भ से एक बात कह रहा हूं। यह किताब लिखा बहुत खुशी में नहीं लिखा था। नौकरी से निकाला गया 14 साल पढ़ाने के बाद। 14 साल में 40 बार मुझे रिन्यूअल लेटर मिला। 40 बार मुझे कहा गया कि तुम एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, ये लो अगले 4 महीने के लिए लेटर ले जाओ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द बैच, और मुझे पढ़ाने वाले मेरे प्रोफेसर ने उस दिन बोला था, और इस किताब में भी मैंने ये जिक्र किया है, हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। अब तब मैं ओबीसी लोगों को एक बात बार बार कहना चाहता हूं। दिनेश जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। मानवर कांशीराम को हम इसीलिए याद करते हैं। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के लिए पहली साजिश ये की गई कि उनको मिटा दिया जाए, कोई जानने ना पाए। 1980 में जाकर उनका पहला समग्र संकलन प्रकाशित हुआ। 1990 में जाकर उनको भारत रत्न मिला। अब तो भारत रत्न ऐसा हो गया है कि एक तुम ज्यादा नाराज हो, एक तुम भारत रत्न रख लो, एक तुमको दिक्कत है, तुम्हारा वोट चाहिए, अच्छा एक गठबंधन तोड़वाना है, एक भारत रत्न तुम भी रख लो। ऐसे भारत रत्न बांटा जा रहा है, उसका कोई कदी नहीं बचा। कल्पना करिए कि जिस भारत रत्न को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया, उसी भारत रत्न को ऐसे लोगों को भी दिया गया जिन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई। उस रत्न में कितना रत्न बचा हुआ है। लेकिन जब तुमने भारत रत्न बाबा साहब को नहीं भी दिया था ना, वो अपने विचारों से विश्व रत्न बन चुके थे और आगे भी बने रहेंगे। इसलिए हम बाबा साहब अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं। उन्हें भी यह साबित करने की कोशिश की गई कि अगर बाबा साहब को मिटा ना पाओ तो दलितों का नेता बना दो, केवल दलितों के नेता हो जाएं। मानवर कांशीराम उस शख्स का नाम है जिसने 85% की बात करते हुए कहा कि चमचा युग एक किताब लिखी है। मेरा बड़ा प्रिय वाक्य है। और जब हम लोग विद्रोही लोग एक जगह जुट जाते हैं तो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। मानवर कांशीराम ने लिखा कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। समझदार को इशारा काफी। आपके भी आसपास कुछ चम्मच घूम रहे होंगे। और एक ही किताब लिखी है मानवर कांशीराम ने,
देखिए, सबके लड़ने का तरीका अलग होता है। मानव कांशीराम से लोग कहते थे कि आप किताबें लिखिए। मानव कांशीराम ने कहा जितना लिखना था बाबा साहब ने लिख दिया। बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा, मैं लोगों को जोड़ूंगा, और एक ही जीवन में किताब लिखी, चमचा योग, और वो पर्याप्त है। जब जब आपको कुछ चमचे नजर आएंगे आगरा में खड़ा होना, तो थोड़ा इशारा आप भी समझिए कि आगरा से क्या क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर रतनलाल का ट्वीट में देख रहा था, तो मैं वो वाला संदर्भ छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रोफेसर रतनलाल उसको विस्तार में बताएंगे कि इसी आगरा में बाबा साहब के सामने भी क्या हुआ, और इसी आगरा में बाबा साहब ने क्यों कौन सी चेतावनी भी दी थी। लेकिन हमने चेतावनियां कहां मानी, बिखरते चले गए, लड़ते चले गए। इसलिए मैंने कहा कि समाज अगर साथ न खड़ा हो तो ये लंबे चौड़े भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक शुक्रिया अपने समाज का करना चाहता हूं कि जब मैंने बहुत अफसोस के साथ अपनी किताब लिखना शुरू किया और मैंने ये पूछा सवाल कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट हो, 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया हुआ हो, 14 बैच को उसने पढ़ाया, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में 100 में 96 नंबर था, फिर कौन सी मेरिट तुम चेक कर रहे थे कि वो प्रोफेसर बनने लायक नहीं था? क्योंकि इंटरव्यू के बाद बोला गया कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना है, बाकी आप जिसको मन करे उसको नौकरी से रख लो। ये मेरिट है। आरक्षण लागू हुआ तो उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में नारे लगे थे कि मेरिट की हत्या नहीं सहेंगे। पुराने लोग, जितने वरिष्ठ लोग हैं, जानते होंगे आरक्षण विरोधी आंदोलन का गढ़ कौन था? दिल्ली विश्वविद्यालय। और 52 नंबर वाले को वहां पर परमानेंट कर दिया और 96 नंबर वाले को वहां से निकाल दिया। बताओ मेरिट की हत्या कौन कर रहा है? और इस किताब को आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए। अब तक जीवन में अपना प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रोफेसर रतनलाल से बहुत कुछ सीखा है। वो इशारे में बस कह रहा हूं कि अगर अपने से अपने समाज को बात नहीं बताई जाएगी तो हमारा समाज भी ताली उली बजाकर चला जाता है। फूल माला तो खूब पहनाता है, लेकिन उसके बाद इसलिए समझदार को इशारा का भी बहुत प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हुए हैं। इस किताब को आप पढ़िए, ये कहने आपसे आया हूं। और इसलिए मत पढ़िए कि मेरी किताब है, बिकेगी तो मुझको कोई लाभ मिलेगा। इसलिए पढ़िए क्योंकि हमारे और आपके विचारधारा की लड़ाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई थी, कलम और किताब की लड़ाई थी। और आज आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कितने बर्बाद हो गए हैं, इसको जानने के लिए इस किताब को पढ़ना चाहिए आपको। हमारे देश के विश्वविद्यालयों में भाई भतीजावाद बाहर, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद से लड़ना है। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो संघ की शाखा में जाते हैं, अपने परिवार के दर्जनों लोगों को नौकरी दिलवा दिए, दर्जनों लोगों को नौकरी दिलवा दिए। वो परिवारवाद नहीं है क्या? और इसलिए मैं आपसे सवाल करने आया हूं, 25 साल बाद, 50 साल बाद जब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएंगे ना, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी अगर बर्बाद हो जाएगी ना, तो हमारे और आपके बच्चे 25-50 साल बाद पूछेंगे एक सवाल कि जब ये बर्बाद हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? सब तरफ सन्नाटा न हो, उस अगली पीढ़ी को एक किताब जरूर मिलेगी कि कोई प्रोफेसर अपनी नौकरी छीने जाने के बाद अपने समाज के बीच में जाकर अपने लोगों से यह आग्रह कर रहा था कि बचा सकते हो तो कलम और किताब को, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचा लेना। उसके लिए उसने प्रोफेसर की डायरी लिखकर आपको सौंप दी थी। पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए क्योंकि अगर ये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय न होता तो हम यहां नहीं होते। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा दहाड़ेगा। आजकल लोग दहाड़ने लगे, इसलिए देश बेचने वालों ने शिक्षा बेच दिया है। हमारे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा अब नहीं मिलेगी। आगरा में पता लगाओ आप सरकारी स्कूल कैसे हैं और उन सरकारी स्कूलों में किनको घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और अगर आपकी जेब में पैसा है तब आपके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाएंगे। बताओ, आप कॉन्वेंट स्कूल में कोई आरक्षण लागू है क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई आरक्षण लागू है क्या? शिक्षा अगर बिक गई तो कोई आरक्षण मिलेगा क्या? तो आधा आरक्षण तो अपने आप खत्म, आधा संविधान अपने आप खत्म। कौन सी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जिसमें सब कुछ खत्म हो रहा है और हम जोर से जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार सब बोल रहे हैं? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। ये कहानी इसलिए अपने से, अपने जेब के खर्चे से अगर इस किताब को गांव गांव पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइएगा, ताकि लोग पढ़कर जाने कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के अंदर कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और आधा मेरे समाज ने प्रेम और प्यार दिया। प्रोफेसर रतनलाल बैठे हैं,
500 किताबों का संस्करण छपता है और एक संस्करण बिक जाता है तो उसका प्रचार होता है कि एक संस्करण बिक गया 1 महीने में। 8000 किताबों का एक संस्करण छपा और 30 दिन में लगभग 40,000 किताबें ये बिक चुकी हैं। तो ये मेरे समाज का मुझे दिया गया प्रेम है। मेरा समाज मेरी हिम्मत है। इस हिम्मत को जितना आप मजबूत करेंगे उतना किसी आरएसएस और बीजेपी के सामने डरे और झुके बिना एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव तन करके खड़ा रहेगा और आपके आंख में आंख मिला करके कहेगा कि जालिम तानाशाहों के सामने न हम डरे हैं न हम झुके हैं। पीर साहब फुले अंबेडकर पेरियार की लड़ाई को आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन यह जिम्मेदारी अब आपकी है। आप अगर अपने लड़ने वालों के साथ नहीं खड़े हो सकते, केवल यह देखने के लिए कि प्योर अंबेडकराइट है कि नहीं, प्योर है कि नहीं, रोज तो हम प्योर चेक कर रहे हैं। अभी जैसे मंच पर एक बहुत वरिष्ठ साथी ने बोल दिया ये दोनों पार्टी वाले सब बर्बाद हैं, तो फिर अभी आपका गांव वाला पूछेगा वोटवा किसको दे, तब क्या बताइएगा? वोट तो देना पड़ेगा ना भाई। अब वोट उसको देंगे जो हरा नहीं पाएगा। तो 2024 में उसके आदमी ने घोषणा कर दी है 400 पार की सीट चाहिए, क्योंकि संविधान बदलने के लिए 400 पार की सीट होनी चाहिए। संविधान बदलवा लेंगे केवल इसलिए कि हमारे आदमी में भी इस कमी थी। मुझे लग रहा है कि बहुत वक्त खराब है। और यह दूसरी और आखिरी बात कह के जा रहा हूं, बहुत विवाद का भी समय नहीं है, प्योर देखने का भी समय नहीं है। कब डिसाइड कौन करेगा कि कौन कितना प्योर है? बिल्कुल सही बात है। आज आपको यह निर्णय लेना है कि जो संविधान बदलने की बात करता है उसे सत्ता में आने से कैसे रोके, वरना आने वाली पीढ़ियों को आप ये समझा ही नहीं पाएंगे कि वो संविधान इसलिए बदल लिया गया क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को प्योर खोज रहे थे। सीधा सा मेरा कहना है, बचेंगे ना तो एक दूसरे से आपस में समझौता करके लड़ लेंगे कि ओबीसी ने गलत किया, कि दलित ने गलत किया, कि फला पार्टी ने गलत किया, कि फला नेता ने गलत किया। जब कोई बचेगा ही नहीं तो गलती किसकी गिनाओगे? मारे जाएंगे तो सारे मारे जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला तो दलितों पिछड़ों को लगा कि हमारे घर पे तो आ नहीं रहा, हमको क्या जरूरत है बोलने की। बताइए कितने लोग उनका बुलडोजर के सामने खड़े हुए थे? आपको नहीं दिख रहा था कि उनका मुसलमान होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? बताइए, आपको याद नहीं है? किसी के घर में फ्रिज में क्या रखा था इसको चेक करके सरेआम लिंचिंग करके मार दिया गया। हम और आप बोले क्या? फिर कल जो दलितों पर आया तो ओबीसी क्या कर रहा था? और जब ओबीसी पे आएगा तो बोलेगा कौन? किसान वहां लड़ रहे हैं तो कितने दलित पिछड़े आदिवासी संगठन, भले ही लड़ाई में 10 में 5 बातें हमारी मतभेद वाली हो, लेकिन 5 जगह अगर हमारी लड़ाई एक है तो बताइए एक होने का वक्त है कि नहीं है? और अगर इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आप एक नहीं हो सकते तो हमें नई उम्मीद है कि खुद अगर बाबा साहब यहां लौट कर आ जाएं तब भी आप एक नहीं होगे, तब भी आप कहोगे ओरिजिनल मामला नहीं है। मैं इसलिए कोई और इधर उधर की बात करने की बजाय टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं। 50 दिन अगले जो बचे हैं ना, ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं। और हमने भी ये तय किया, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का दौर है ये। अधिकतम सहमति नहीं हो पाएगी भाई। जमीन पर जाएंगे तो रोज लड़ाई दलित की दलित से है, ओबीसी की ओबीसी से है, रोज तो हम आपस में लड़ रहे हैं। सच सच बताइएगा, आयोजक लोग जितने हैं यहां, आपके कितने संगठन ऐसे हैं जो आपस में नहीं लड़ते हैं? पता हमको भी है क्योंकि हम भी यहां आ रहे थे तो हमें भी बहुत लोग फोन करके बताते हैं। अब छोड़ दीजिए, मैं इसको बढ़ाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। अलग अलग लोग हैं, जहां 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे। बुरा ये नहीं है कि अलग अलग संगठन है आपस में लड़ते हैं, लड़ते हैं इसलिए क्योंकि जिंदा हैं। लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक हो सकते हैं कि नहीं, असली इम्तिहान आपका यहां है। इतना सा मेरा निवेदन है, आप लड़िए, आप आपस में बटिए, क्योंकि भाई 3600 गुण देख करके तो ब्याह शादी का मेल होता है महिला और पुरुष में, और वो भी जीवन भर लड़ते रह जाते हैं। तो यहां तो अलग अलग संगठन है, अलग अलग विचार है। एक बात बताइए, गलत कर रहा हूं कि सही? इसलिए और इधर उधर की बात करने का समय नहीं है भाई। आज इस मंच पर खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर ने यह किया, मान्यवर कांशीराम ने यह किया और जगदेव बाबू ने यह किया। बहुत ज्ञान है मेरे पास, अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, पढ़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने तो बहुत कुछ अच्छा किया, इस मंच पर वही गिनाते रहे। हमने और आपने क्या किया, इस पर बात कब होगी? सीधा सा सवाल मेरा यही है।
उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, तब तो हम यहां खड़े हैं, वरना ये समाज में खड़े भी होने नहीं देता था। आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव यहां खड़ा है तो इसलिए खड़ा है क्योंकि इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू था। अगर ये दो चीजें नहीं होती तो मैं कहीं आजमगढ़ में गाय भैंस चरा रहा होता, खेत में काम कर रहा होता। एक लाइन में समझदार को इशारा काफी। और वो भारत का संविधान और मंडल कमीशन अगर बदल जाएगा तो मेरे बाद वाली आने वाली पीढ़ी वही खेत में मजदूरी करेगी, वही गाय भैंस चराएगी, लेकिन उसकी अपनी गैया भैंसिया भी नहीं होगी, वो भी किसी पूंजीपति की होगी, वो वहां मजदूरी कर रहा होगा। बताइए गलत कर रहा हूं कि सही? ये पुराने जितने लोग बैठे हैं, जितनी सरकारी नौकरी आप लोगों के जमाने में मिली अब नहीं मिल रही है क्या? पर कितनी वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में? ऐसी सरकार वीक है कि हर परीक्षा का पेपर लीक है। इतना बड़ा एक मुख्यमंत्री यहां बैठा हुआ और वहां एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ। भाई राजनीति में आपको पूरा हक है कि आप कहो अब की बार 400 पार, लेकिन इस चोरिया जो पकड़ाई है इस पर जवाब कौन मांगेगा कि इस हाथ दो और उस हाथ लो, तुमको ईडी सीबीआई भेज देंगे, तुम इतना चंदा दो और इतना ठेका लो। खुलेआम हमारा और आपका माल लूट गया, फिर भी हम अगर एक ना हो पाए तो क्या होगा? कुछ बचा है इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद? और वहां जाके वहां क्या किस्सा कह रहे हैं? हमारे लोग भटक गए, हमें पता ही नहीं कि दुश्मन कितना ताकतवर हो गया है। लेकिन हम आज तक तो यही कहते रहे साहब 85% हम हैं। कहां, किस जगह पे 85%? 85% एक होते तो इतना छोटा कार्यक्रम होता? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब 85% बटे हुए हैं। जितनी सुरक्षित सीटें हैं आज की तारीख में सबसे ज्यादा दलित पिछड़े सांसद किस पार्टी के पास हैं? संविधान विरोधी पार्टी के पास है कि नहीं? हमारे आपके लोग वहां चले गए कि नहीं? कुल्हाड़ी में लकड़ी किसकी लगी है और लकड़ी जंगल को दिखा करके कुल्हाड़ी का साथ दिया जा रहा है। तो हम लोग गलत जगह पे भटके हुए हैं, रोज पॉलिटिकल पार्टी बन रही। एक वो कहानी एक दो सुना करके फिर बात खत्म करूंगा, फिर प्रोफेसर साहब को सुनेंगे हम लोग। दो कहानी सुनाऊंगा बस, दो। मैं थोड़ा भोजपुरी इलाके का हूं, ये ब्रज का इलाका है, आगरा मोहब्बत का शहर है। यहाँ पर लोग मोहब्बत की बात करते हैं। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल हम गरीबों को दिया, मोहब्बत की निशानी दी है। जब एक कवि ने ये कविता लिखी ना कि हम गरीबों को मोहब्बत की निशानी दी है, तो दूसरा एक जनता का कवि था, उसने कविता लिखी कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। यही लड़ाई विचारधारा की है। इसलिए हमारी लड़ाई विचारधारा की है और किस असली मुद्दे पर टिके रहना हमारा इम्तिहान का वक्त है। एगो जंगल में बाघ और गधा झगड़ा करने लगे। अब कौन बाघ है कौन गधा है आप डिसाइड करिएगा। इसलिए गधावा कहने लगा कि घास काले रंग की है, बाघ कहने लगा कि अरे पागल है, घास हरे है, दिख नहीं रही है। गधावा बोला कि नहीं नहीं घास काली है। बाघ बोला अरे नहीं भाई घास हरी है, दिख नहीं रहा है, ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो? उसने कहा नहीं यही पटकी पटका होगा। उसने कहा नहीं चलो राजा के यहाँ फैसला होगा। राजा वहां शेर बैठा हुआ था, शेर के पास दोनों बोले। बाघ जाकर बोला कि अरे राजा साहब हाय गधावा कह रहा है कि घास काले रंग की है, गधा कह रहा है कि बिल्कुल घास काले रंग की है, बाघ झूठ बोल रहा है कि घास हरे रंग की है। राजा दोनों को सुना और फैसला सुनाया, गधा सही कह रहा है, गधे को इनाम दिया जाए और बाघ को सजा दी जाए, 1 साल के लिए तुम जंगल छोड़कर कहीं चले जाओ। गधावा नाचते गाते मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए और जाते हुए चला गया। बाघ जाकर शेर से पूछा कि हुजूर ये कैसा अन्याय है, आप सामने देख रहे हो कि घास हरी है और आपने गधे को सही कह दिया और मुझे गलत, सजा मुझे दे दी। मेरा वाक्य सुनना मेरे लोगों। शेर ने कहा कि यह सजा इस बात के लिए नहीं है कि तुम गलत बोल रहे हो, घास हरी है ये मैं भी जानता हूं, सजा इस बात के लिए है कि अपना सारा काम छोड़कर तुम गधे से बहस कर रहे हो। मतलब अब तुम्हारे जीवन में केवल यही काम है कि गधावा से बहस करें कि घास काली है कि नहीं ली। 85% बहुजन समाज के लोगों खोज लेना आप किस पर बहस करते हो। असली मुद्दे पर अगर बहस नहीं किया तो आपका माल लुटा जाएगा और फिर यही हिसाब किताब करते रह जाएंगे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितना किसको टिकट दिया, बहुजन विरोधी हो गई।
कि इस पार्टी ने हमारे मन के नेता को टिकट नहीं दिया, बहुजन विरोधी हो गई। फला पार्टी का नेता वो काम कर दिया, बहुजन विरोधी हो गया। सारे नेताओं को आपने बहुजन विरोधी कर दिया, वोट डालने कहां जाओगे? मेरा एक सवाल का जवाब दे देना। अगर कई चुनाव देश में लड़े जाते हैं किसी को जिताने के लिए, 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है किसी को जीतने से रोकने के लिए। केवल मैं यही आग्रह कर रहा हूं, जो उन संविधान के बदलने वालों को रोक सकता है उन्हें ही आप वोट दीजिएगा। इशारे में केवल इतनी बात कहूंगा, क्योंकि यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह एक वैचारिक मंच है। अभी अगर यह संविधान बदल गया, और 2-3 एग्जाम्पल देकर के कि संविधान बदल कहां रहा है, गांव में जाके समझाने की जरूरत है। गुजरात के मुख्यमंत्री से जब चले थे प्रधानमंत्री बनने, तो कहे थे ना ओबीसी मां का बेटा हूं। 14 में ओबीसी मां का बेटा बोले, 19 में बोले अति पिछड़ी मां का बेटा हूं, और जब 24 आते आते ये हुआ कि जाति जनगणना करवाकर सबको सबका हिस्सा दे दीजिए, तो कहे जातियां होती ही नहीं है, जाति केवल गरीब और अमीर की होती है। ये धोखा दिख रहा है कि नहीं इस देश के ओबीसी लोगों को? जब आप अपना हक मांग रहे हैं तो ओबीसी बदल गया। आज तक कोई ओबीसी ऐसा हो सकता है क्या विचारधारा से, जो 10 साल इतने बड़े पद पर रहने के बाद एक बार भी मंडल कमीशन का नाम न ले? ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसको प्रोफेसर साहब कहते हैं सुदामा कोटा, उसको देने के लिए देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ था ना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% की लिमिट है, इसलिए आरक्षण की सीमा बढ़ा नहीं सकते। 10% आरक्षण जिस दिन लागू हुआ, लिमिट टूट गई ना। अगर देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज ही क्यों नहीं घोषणा करता कि 52% आबादी ओबीसी को 52% रिजर्वेशन देंगे, तब हम मानते थे कि तुम ओरिजिनल ओबीसी हो, वरना हम कहते रहेंगे कि तुम फेक ओबीसी हो। इसलिए क्योंकि हमने हमारे ओबीसी लोगों को पता ही नहीं, ओबीसी को बांट दिया, बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। गांव में कहानी आप लोगों के यहां भी जातिवाद तो खूब चलता होगा भाई। अहिर गणरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर, भूल गए क्या इतिहास? अब अहिर गणरिया कुर्मी, अहिर का ताकतवर ओबीसी में कौन जाती है, कुर्मी से ताकतवर कौन जाती है? तो सबसे ताकतवर को अगर इतनी खराब गाली दी गई तो बाकी लोगों की हालत क्या होगी? कामयाब क्यों है वो इसलिए पता है, क्योंकि उन्होंने अहिर कुर्मी 2-4 जातियों को दुश्मन बनाकर पेश कर दिया और नीचे वाली जातियों का वोट लेके चले गए। हमारे लोगों ने भी गलती की कि हमारे लोग नीचे वाले लोगों को जोड़ नहीं पाए। नीचे जब मैं कह रहा हूं तो संख्या में कम की बात कर रहा हूं, कोई ऊंचा नीचा की बात नहीं। दिनेश जी ने अभी बहुत शानदार बात कही कि छोट जात ऊंच जात बड़ी जात छोटी जात, ये तो नहीं होता। इसलिए ये बात अगर हम गांव में आसान भाषा में लोगों को समझा पाए ना, तभी इस कार्यक्रम का मतलब है। इतना पैसा खर्च करके आयोजक जानते होंगे, ये आयोजन समिति के लोग जानते होंगे, 2 रुपया चंदा आज किसी से मांग लीजिए तो कोई जेब से निकालने को तैयार नहीं। लेकिन वो जो कथा सुनाने वाले का कह रहे थे ना, वहां जाके उधार मांग के दे देंगे। कथा में अगर भगवान नाराज हो गए तो क्या होगा? कोनो बाबा साहब नाराज होते हैं क्या? इसलिए क्योंकि लोग सहयोग बहुत कम करते हैं। मंच पर इतने लोग बैठे हैं, 2 आदमी भी अगर भाषण नहीं दे पाएगा तो निकलते ही जाके कहेंगे कार्यक्रम बहुत खराब था, बड़ा गड़बड़ है, समाज का कुछ नहीं होगा। और जो भाषण दे लेगा, जैसे मेरी तरह आप इतना सम्मान दे रहे, मैं निकलूंगा तो कहूंगा वाह क्या बढ़िया कार्यक्रम था। हम तो इतने छोटी छोटी चीज में खुश और नाराज हो जाते हैं ना। माला पहनाया, किसको नहीं पहनाया, अरे ये सब पहनने और पहनाने का मौका ही खत्म हो रहा है। हमारे जैसे लोगों के सामने भी कल हम जेल में होंगे कि कहां होंगे ये हमको भी पता नहीं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाने आपके बीच में आए हैं। इस माला से हमें खुशी नहीं मिलने वाली। आप ये शॉल, ये माला पहनाना बंद कर दीजिए। अब किताब लेकर के और विचार लेकर के गांव गांव चलिए साहब। किसी से गलती हो जाए ना तो जितने ताकतवर जाति के लोग हैं ना, जैसे मैं यादव जाति का हूं, तो मैं यादवों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आज जितने भी यादव अगर संविधान को मानने वाले हैं ना, उन यादवों को एक काम करना चाहिए, हर शाम को अपने से जिसको वर्ण व्यवस्था में कहा गया है कि वो तुमसे छोटा है, उसके घर पे जाओ, अपना गुड़ भेली लेकर जाओ, पानी और खाना साथ में खाओ और कहो कि आप हमारे बड़े हैं, कंधे पर बिठाकर उनको आगे करो और आप 2 कदम पीछे हो जाओ, तब आप बड़े बनोगे और तभी आप बचोगे। मैं एकदम व्यवहारिक बात करने आया हूं। अगर आपको यह भ्रम रहेगा कि हम यादव हैं, हमारी आबादी तो 10%, 12%,
हमें कौन मारेगा? मुख्यमंत्री यादव थे, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो गंगा जल से घर धुलवाया था। आज भी उनको यह बात याद रहती है। जब मुख्यमंत्री का अपमान करने में उनको देर नहीं लगी तो गांव में किसका अपमान करने में उनको समय लगेगा? इसलिए जो सबसे ज्यादा अपने को ताकतवर समझते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर दलित समाज की बात करेंगे तो उसमें जितने जाटव लोग हैं, अब जिम्मेदारी उनकी है। आप सच सच बताइए कि नीचे वाले लोग उधर वोट दे रहे हैं कि नहीं? हमारे लोग किधर वोट दे रहे हैं? और हमारे लोग वोट न दें तो 36-35% पे वो चुनाव जीत जाएंगे क्या? इसलिए उनके काम पर लगा दिया गया है। कई कई बाबा घूम रहे हैं बाजार में, पर्चा बना रहा है, कोई वो रुद्राक्ष बांट रहा है। हमारे घर की महिलाएं, इतना बड़ा मंच है, दादी न बैठी होती तो केवल पुरुष बैठे हैं। ये कौन सा क्रांति हो रही है यहाँ पर? ये सारे पुरुष लोग अपने अपने घर की महिलाओं को नहीं लेके आए तो वोट महिला कहां देगी? आपको पता चलेगा? आधा तो ईवीएम गड़बड़ करेगी। जिले इलाई एक दिन परीक्षा पर चर्चा विद्यार्थियों पर भाषण दे रहे थे तो एक विद्यार्थी से पूछा उन्होंने कि बताओ बेटा तुम्हें सबसे कठिन पेपर कौन सा लगता है? तो बच्चा शरारती था, देख के बोला बैलेट पेपर। डर तो उनको भी लगता है। जिसके पास ईवीएम है, जिसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का करोड़ों अरबों रुपया चंदा है, जैसे ही चुनाव शुरू होगा वो पैसा बांटेगा कि नहीं बांटेगा? हर एक आदमी को पेड वर्कर बना के आपके गांव में रोज घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा? हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास न पैसा है, हमारे पास न ईवीएम है, हमारे पास न पुलिस प्रशासन है, हमारे पास न बाबा है जो घर में प्रवचन करके वोट उधर देते हैं कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताओ ये बाबा का काम है? ये सारे बाबा तो उस पार्टी का एजेंट बना हुआ है। तो सब कुछ उनके पास है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। केवल एक रास्ता है। आखिरी वाक्य कह के जा रहा हूं। यह किताब किसी सज्जन ने लिख के भेजी। ऐसे किताब जो विचारों को एक करके जाने की बात करती है। मैं सबसे केवल ये गुजारिश कर रहा हूं, इस 50 दिन केवल एक ही बात जहां जाऊंगा वही बोलूंगा। प्रोफेसर साहब हमने यही तय किया है, टू द पॉइंट। बचेंगे ना तो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार पर घंटों भाषण दे लेंगे। नहीं बचेंगे ना तो जय भीम बोलने के लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। यह बात लिख करके रख लीजिए। यह कार्यक्रम भी आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात मेरी कहने की। और फिर केवल यही दोष देते रहिएगा कि फला पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया था। आज तो उनको भी उसकी सजा मिल रही है ना भाई। फला पार्टी ने बहुजन को सर्वजन कर दिया था, उनको भी सजा मिल रही है। तो जिन्होंने गलती की उसकी सजा तो उन्हें मिल रही है। अब इसके आगे का रास्ता क्या होगा? केवल एक रास्ता है, जो संविधान विरोधियों को रोके, आंख बंद करके उनका साथ दे दीजिएगा। मेरा केवल निवेदन इतना मानकर जाइएगा। आपने आयोजन में बुलाया, मुझे अभी तुरंत कहीं निकल के जाना है, लेकिन मैं बैठकर सुनूंगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाऊंगा। लेकिन गुजारिश केवल यही है और वादा रहेगा, हम और प्रोफेसर साहब दोनों लोग रहेंगे, फिर आएंगे और इस क्रांति की मिसाल को जलाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि 24 में संविधान विरोधियों को दिल्ली आने से रोक दीजिएगा। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल कुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।